आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द गैमेटोफाइटिक स्टेज ऑफ सैलाजिनेला। तो गैमेटोफाइटिक स्टेज ऑफ सैलाजिनेला में एग्जैक्टली होता क्या है? तो ये पर्टिकुलर ऐसा स्टेज है जहां पे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस, है ना। मींस नॉर्मली इन दिस पर्टिकुलर स्टेज देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब आप पूछेंगे गैमेट क्या है ना। तो गैमेट मींस नॉर्मली द फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रेजॉइड एज वेल एज द फॉर्मेशन ऑफ एग, है ना। जो स्पर्म हो, जो मींस एंथ्रेजॉइड है, इट इज ए मेल गैमेट, और जो एग है इट इज ए फीमेल गैमेट। तो ये दो पर्टिकुलर गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब ये फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके वेरियस स्टेजेस क्या होते हैं, है ना। तो उसके रिलेटेड आज हम ये हमारे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉर्मली इफ वी यूज्ड टू से दैट हियर फ्रॉम which portion the development of gametophytic stage starts, तो यहाँ पे दो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, एक जो माइक्रोस्पोर है, दूसरा जो मेगास्पोर है। ऐसा बोला जाता है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है और मेल गैमेटोफाइट है, ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और हैप्लॉइड मेगास्पोर में से ही डेवलप होता है। मींस नॉर्मली स्पोर, जो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर ऑलवेज हैप्लॉइड ही होते हैं, लेकिन इट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम द मेगास्पोर एज वेल एज द माइक्रोस्पोर। दूसरी चीज, ऐसा भी बोला जाता है कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर ये क्या है, इट इज ए यूनिट फॉर फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट, है ना। तो ये भी कहा गया है। तो सबसे पहले हम स्पोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं कि ये दो तरह के स्पोर्स हैं। ये जो ऊपर के तीन है वो माइक्रोस्पोर है, और जो नीचे के दो ड्रॉ किए हुए हैं वो मेगास्पोर के स्ट्रक्चर हैं। तो सबसे पहले हम माइक्रोस्पोर की बात करते हैं। तो अगर हम साइज की बात करें, माइक्रोस्पोर की साइज की, तो माइक्रोस्पोर्स रेंजेस इन फ्रॉम द साइज दैट इज 0.015 मिलीमीटर टू 0.05 मिलीमीटर। ये माइक्रोस्पोर की साइज है। अगर उसके हम शेप की बात करते हैं, तो शेप उसका कैसा होता है, उसका शेप कैसा होगा, तो इट विल बी स्फीयरिकल और इट विल बी राउंड, है ना। उसका शेप स्फीयरिकल होगा या राउंड होगा। अब हम उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम उसका सेक्शन लेते हैं तो उसमें हमें दो लेयर देखने को मिलते हैं, एक बाहर वाला एक्सोस्पोर और दूसरा अंदर वाला एंडोस्पोर। एक्सोस्पोर को हम एक्साइन भी बोल सकते हैं और एंडोस्पोर को हम इंटाइन बोलते हैं। और बाकी का जो पोर्शन है दैट इज द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोर का। दूसरी चीज, और उसमें दूसरी चीज, जो एक्सोस्पोर है वो कैसा होगा, इरेगुलर होगा, उसमें बाहर की तरफ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होगा, और एंडोस्पोर तो स्मूथ ही होगा, इट विल बी थिन वॉल। यहाँ पे मेगास्पोर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मेगास्पोर है उसकी जो साइज है ना, वो क्या है, इट रेंजेस फ्रॉम 1.5 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर, है ना। अब नॉर्मली इसके बेसिस पे ही हम कंपैरिजन देख सकते हैं कि भाई माइक्रोस्पोर हमेशा मेगास्पोर के कंपैरिजन में छोटा ही होगा। मींस नॉर्मली मेगास्पोर विल बी ऑलवेज लार्जर देन माइक्रोस्पोर। दूसरी चीज, उसके अगर शेप की बात करें तो उसका शेप कैसा होगा, इट विल बी टेट्राहेड्रल। द शेप ऑफ द मेगास्पोर विल बी टेट्राहेड्रल। अगर उसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 डिफरेंट लेयर पाए जाएंगे। नॉर्मली माइक्रोस्पोर में क्या था, सिर्फ दो लेयर था, है ना, एक एक्सोस्पोर था, एक एंडोस्पोर था, एक्साइन और इंटाइन। यहाँ पे 3 डिफरेंट लेयर है। कौन से, द आउटर लेयर इट इज नोन एज एक्सोस्पोर, दूसरा एक मिडल लेयर होता है जिसको हम मेसोस्पोर बोलते हैं, और दूसरा एक अंदर का लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पोर, है ना। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट लेयर देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट थिंग, उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जैसा कि माइक्रोस्पोर में पाया जाता है वैसा ही है। तो ये हो गया नॉर्मली उसका फॉर्मेशन, मींस उसके स्ट्रक्चर की बात। अब हम नॉर्मली कैसे ये गैमेट का फॉर्मेशन होता है, सपोज के सबसे पहले हम माइक्रोस्पोर की बात करते हैं। तो माइक्रोस्पोर में से जो मेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन कैसा होता है। ऐसा कहा जाता है कि नॉर्मली जो माइक्रोस्पोर है ना, बिफोर डिस्पर्शन, है ना, डिस्पर्स होने के पहले नॉर्मली ये 13 स्टेज सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। मींस नॉर्मली बिफोर गेटिंग डिस्पर्जल फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम इट इज 13 सेल स्ट्रक्चर। 13 सेल स्ट्रक्चर में क्या क्या है, तो 13 सेल स्ट्रक्चर में 1 प्रोथेलियल सेल, है ना, और 2 बेसल सेल और
नॉर्मली 10 जो है दैट इज द एंथ्रीडियल सेल। तो इस फॉर्म में नॉर्मली 13 सेल स्ट्रक्चर में वो पाया जाता है। अब ये हो गई उसकी, लेकिन ये 13 सेल्स बनते कैसे हैं, तो उसका हम ये स्ट्रक्चर है वो मैं आपको समझाता हूँ कि नॉर्मली क्या क्या चेंजेस होते हैं वो 13 सेल्स बनने में, क्या क्या किस तरह से वो 13 सेल स्ट्रक्चर के आमतौर पे कॉलेजेस में या कोई लेक्चर्स में है ना ये चीज समझाई नहीं जाती, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ एक्चुअली द थिंग्स गेट्स इनटू द 13 सेल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। ये कैसा है, एक सिंगल सेल है ना। सबसे पहले ये एक सिंगल सेल है। दूसरी चीज, नॉर्मली यहाँ पे एक स्मॉल डिवीजन हो जाएगा, है ना, यहाँ पे एक स्मॉल डिवीजन हो जाएगा। मींस द सेल माइक्रोस्पोर का जो सेल है इंटरनली दो फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा। एक द स्मॉलर वन जिसको हम प्रोथेलियल सेल बोलेंगे, और दूसरा द लार्जर वन दैट विल बी नोन एज एंथ्रीडियल सेल। एक प्रोथेलियल सेल और दूसरा एंथ्रीडियल सेल। अब नॉर्मली इसमें ये जो सेल है उसमें एक वर्टिकल डिवीजन हो जाएगा। वर्टिकल डिवीजन हो जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एंथ्रीडियल सेल बन गए और एक प्रोथेलियल सेल बन गया। दो एंथ्रीडियल सेल और एक प्रोथेलियल सेल। जो प्रोथेलियल सेल होता है वो प्रोथेलियल सेल फर्दर कोई डिवीजन नहीं करता, है ना, वो एज इट इज रहेगा। दूसरी चीज, अब थर्ड फॉर्म ऐसा होता है कि ये जो एंथ्रीडियल सेल है वो एग्जैक्टली इसके पीछे की तरफ राइट एंगल बाय इट विल डिवाइड बाय मीन ऑफ राइट एंगल, एक ट्रांसफर डिवीजन होगा लेकिन राइट एंगल होगा जो इसके पीछे की तरफ, ये हम देख नहीं सकते, तो वहां पे दो सेल बनाएंगे, है ना, दो सेल का फॉर्मेशन होगा। वो सेल को हम बोलेंगे बेसल सेल। अब ये जो बेसल सेल जो इसके एग्जैक्टली पीछे डेवलप हुआ है ना, वो भी फर्दर कोई डिवीजन नहीं करेगा और वो अपने आप को जैकेट सेल में डेवलप कर लेगा। मींस इट विल डेवलप इनटू द फॉर्म ऑफ जैकेट सेल। अब ये डिवीजन कौन करेगा, तो जो ऊपर के दो सेल है, ये ऊपर के दो सेल है वही डिवीजन करेंगे। अब यहाँ पे जो सेल हो गया वो कौन सा हो गया, तो ये दो एंथ्रीडियल सेल, दो बेसल सेल जो कि पीछे की तरफ है, और एक प्रोथेलियल सेल, है ना। तो ये टोटली यहाँ पे 5 सेल स्ट्रक्चर हो गया। अब ये 5 सेल स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है कि इट विल अंडरगो, जो एंथ्रीडियल सेल था वो एक कर्व सेल का कर्व फॉर्म में डिवीजन करेगा। कर्व फॉर्म में डिवीजन करेगा तो यहाँ पे जो एंथ्रीडियल सेल कितने हो गए, 1 2 3 4 एंथ्रीडियल सेल, दो बेसल सेल जो कि पीछे की तरफ है और एक प्रोथेलियल सेल। मींस ये जो हो गया टोटल 7 सेल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पे जो ऊपर का जो लार्जर सेल है, जो एंथ्रीडियल सेल में जो लार्जर सेल है वहां पे फिर से एक ऑपोजिट फॉर्म में कर्व शेप में डिवाइड होगा। ये आप देख सकते हो कि ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है ना। तो ऑपोजिट डिवीजन हुआ तो नॉर्मली क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है जो एंथ्रीडियल सेल है वो 1 2 3 4, और ये ऑपोजिट कर्व के हिसाब से अदर साइड, है ना, ऑन द अदर साइड देयर विल बी 2 मोर सेल फॉर्मेशन ऑफ 2 मोर सेल। तो टोटली यहाँ पे 6 एंथ्रीडियल सेल, दो बेसल सेल जो कि पीछे की तरफ है और एक पर्टिकुलर प्रोथेलियल सेल। तो ये टोटल हो गया 9 सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर से ये जो दोनों ऊपर की तरफ जो ऑपोजिट सेल है ना, वो क्या करेंगे, दोनों एक स्मॉल फॉर्म में कर्व सेल बीच में एकदम सेंटर में दोनों ही कर्व फॉर्म में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद आप इजीली देख सकते हो कि ये बीच में, है ना, ए 1 2 3 4, है ना, सेंटर में 4 सेल डेवलप हुए। वो 4 सेल को हम बोलेंगे एंड्रोगोनियल सेल, और बाकी के जो सेल है ये देखिए आप देख सकते हो ये साइड चारों तरफ से वो 4 सेल को घेरे हुए दूसरे सेल से, वो बाकी के सेल्स क्या बनेंगे, दे विल बी एक्टिंग एज ए नॉर्मली जैकेट सेल। वो क्या करेंगे, उनका काम है जैकेट सेल। तो ये टोटली जो स्ट्रक्चर है दैट इज 10 + 2 + 1, ये जो स्ट्रक्चर है जब ये 13 सेल स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना, ये सारे डिविजन्स कहाँ होते हैं, जो माइक्रोस्पोर हो, माइक्रोस्पोर के अंदर की तरफ, है ना। ये 13 सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो इंटरनल, इट हैपेंस इंटरनल, एक्सटर्नली कुछ नहीं होता। दे आर इनक्लोज्ड इन ए एक्साइन, हो ना, वो एक्साइन और जो एंडोस्पोर है उसके अंदर वो कवर्ड है, लेकिन ये 13 सेल स्ट्रक्चर बन गया। अब
ये स्ट्रक्चर का आप नॉर्मल व्यू अगर देखना चाहें तो ये कोई बुक में नहीं दिया, लेकिन ये मैंने अपने हिसाब से ड्रॉ किया हुआ है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मली 8 जैकेट सेल है, बीच में 4 एंड्रोगोनियल सेल है और एक प्रोथेलियल सेल है ना। ये टोटली 13 सेल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है। उसके ऊपर एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर का कवरिंग है। अब क्या होगा, अब ये स्ट्रक्चर 13 सेल स्ट्रक्चर होने के बाद ये नॉर्मली बाय मीन ऑफ डाइजेशन ये डिस्पर्स होके नॉर्मली ग्राउंड पे गिरेगा। वहां पे गिरने के बाद क्या होगा, उसका जो एक्सोस्पोर है ना, ये जो पर्टिकुलर 13 सेल का जो माइक्रोस्पोर है, वो माइक्रोस्पोर का जो एक्सोस्पोर है, वो एक्सोस्पोर रप्चर हो जाएगा, है ना, इट विल गेट रप्चर्ड। अब उसके बाद क्या रहेगा, सिर्फ एंडोस्पोर रहेंगे और दूसरी चीज उसके जो जैकेट सेल थे, वो जैकेट सेल भी जो 8 जैकेट सेल थे वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ऑल द 8 जैकेट सेल विल आल्सो डिसइंटीग्रेट। अब एंडोस्पोर के अंदर क्या चीज बचेगी, एंडोस्पोर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये 4 एंड्रोगोनियल सेल बचेंगे। अब ये एंड्रोगोनियल सेल क्या करेंगे, दिस पर्टिकुलर एंड्रोगोनियल सेल विल अंडरगो मेनी नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन। ये क्या करेंगे, माइटोटिक डिवीजन करेंगे। जैसे 4 एंड्रोगोनियल सेल है, वो 4 में से 8 बनेंगे, 8 में से 16, 16 में से 32, 32 में से 64, 64 में से 128, 128 में से 256। ये 256 जितने एंड्रोसाइट सेल बनाएंगे। ये एंड्रोसाइट सेल को हम एंथ्रेजॉइड मदर सेल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एंडोस्पोर है, एंडोस्पोर में कई सारे एंथ्रेजॉइड मदर सेल है ना। ये किसमें से बने, तो 4 एंड्रोगोनियल सेल। और ये जैकेट सेल क्या हो गए, जैकेट सेल डिसइंटीग्रेट हो गए। एक्सोस्पोर तो रप्चर हो ही गया था, तो खाली क्या बचा, एंडोस्पोर और उसके अंदर एंथ्रेजॉइड मदर सेल। अब ये जो एंथ्रेजॉइड मदर सेल इट विल मेटामॉर्फाइज इनटू एंथ्रेजॉइड। वो किसमें मेटामॉर्फाइज हो जाएगा, वो मेटामॉर्फाइज हो जाएगा एंथ्रेजॉइड में। और जैसे ही एंथ्रेजॉइड बना, है ना, तो एंथ्रेजॉइड आप देख सकते हो ये जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसको द सेम वी कैन यूज द बोथ द टर्म्स, है ना, स्पर्म्स भी यूज कर सकते हैं और एंथ्रेजॉइड भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ उसमें क्या है, फ्लैजिला का फॉर्मेशन। फ्लैजिला यहाँ पे दोनों जो फ्लैजिला होती है वो अनइक्वल साइज की होती है, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ इसको हम बोलेंगे मेल गैमीट। इसको क्या बोलेंगे, मेल गैमीट। अब कैसा होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे ही उसको वाटर मिलेगा, है ना, जैसे ही इट विल गेट इनफ अमाउंट ऑफ वाटर, तो इसका जो एंडोस्पोर है वो रप्चर हो जाएगा और सारे जितने भी स्पर्म्स है, जितने भी एंथ्रेजॉइड है, उसको पानी में छोड़ दिया जाएगा। वो पानी में तैरते रहेंगे कब तक, जब तक उसको आर्चिगोनिया का नेट ना मिल जाए और आर्चिगोनिया में वो पेनिट्रेट ना हो सके, तब तक इट विल स्विम इन वाटर, है ना। तो ये हो गया मेल गैमीट के फॉर्मेशन की बात। सिमिलरली फीमेल गैमीट की बात करते हैं। फीमेल गैमीट में एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पे फीमेल गैमीट है ना, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीटोफाइट। तो फीमेल गैमीट में भी क्वाइट सिमिलर होता है, ऐसा ही जैसे मेल गैमीट में। मेल गैमीट में हमने देखा कि भाई 13 सेल स्ट्रक्चर बना, उसके बाद जो पर्टिकुलर माइक्रोस्पोर था उसका डिस्पर्सल हुआ। यहाँ पे भी काफी कुछ जो मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम में ही काफी कुछ डेवलप हो जाता है, उसके बाद ही उसका डिस्पर्सल होता है। यहाँ पे क्या होगा कि जो सपोज के मेगास्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो गया, अब मेगास्पोरेंजियम क्या करेगा, मेगास्पोरेंजियम सबसे पहले जो उसका आउटर लेयर है एक्सोस्पोर, है ना, ये सारी चीजें कहाँ पे होगी, तो ये सारी चीजें नॉर्मली मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होगी, है ना। ये जो मैं अभी समझा रहा हूँ वो सारी चीजें मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होगी। उसके बाद उसका डिस्पर्सल होगा। डिस्पर्सल कब होगा, डिस्पर्सल तब होगा जबकि उसके अंदर आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। और कई सारी स्पीसीज में तो डिस्पर्सल तब होता है जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वो स्पीसीज वाइज थोड़ा वेरी करता है लेकिन ज्यादातर स्पीसीज में जैसे ही आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है वैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम का डिस्पर्सल हो जाता है। अब कैसे इसके अंदर ये स्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो सबसे पहले जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर क्या करेगा, तो मेगास्पोर सबसे पहले अपना ग्रोथ चालू करेगा। तो उसमें जो एक्सोस्पोर है, एक्सोस्पोर अपनी साइज बढ़ाएगा, साइज बढ़ाएगा तो उसका जो
डेवलपमेंट है वो क्वाइट फास्टर है इन कंपैरिजन टू मीसोस्पोर, है ना। मीसोस्पोर के कंपैरिजन में एक्सोस्पोर बहुत फास्टली अपनी साइज बढ़ाएगा। तो इस वजह से दोनों के बीच में, है ना, काफी सारे स्पेस क्रिएट हो जाएगी और साइज तो बढ़ रहा है। अब साइज बढ़ रहा है तो दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज होगी साइज बढ़ रहा है तो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट कहीं ना कहीं थोड़ा रिड्यूस होगा, तो उसकी वजह से बीच में एक स्पेस जैसा क्रिएट होगा और एक वैक्यूल्स, एक सेंट्रल वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ब्लू कलर की मार्कर से मैंने जो ड्रॉ किया हुआ है, इट इज ए सेंट्रल वैक्यूल, है ना, एक स्पेस, जस्ट बिकॉज ऑफ द लेस अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। दूसरी चीज न्यूक्लियस एज इट इज रहेगा, तो ये इनिशियल फॉर्म है। अब इसके बाद क्या चेंजेस होगा, अब नॉर्मली ये जो चीज हो गई, उसके बाद जो इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है ना, इट विल अंडरगो मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। क्या करेगा वो, एक न्यूक्लियस में से दो, दो में से चार, चार में से आठ, आठ में से 16, 16 में से 32, 32 में से 64, 64 में से 128, 128 में से 256, 256 में से, ऐसे कई सारे डिवीजन, मींस बहुत मैनी नंबर ऑफ डिवीजन करके बहुत सारे न्यूक्लियस डेवलप करेगा और वो सारे न्यूक्लियस इक्वल अमाउंट में इन द पेरिफेरियल फॉर्म, है ना, जो उसकी जो एंडोस्पोर का जो आउट वॉल है ना, उसके साइड में वो पूरे सेल इक्वल फॉर्म में, साइटोप्लाज्म में इक्वल फॉर्म में सारे जो भी न्यूक्लियस है वो इक्वल फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। अब क्या होगा, अब ये पूरा अरेंजमेंट हो गया, उसके फर्दर स्टेज में ऐसा होगा कि जो एपिकल पोर्शन है, एपिकल पोर्शन मींस जो ऊपर का पोर्शन, और जो बेसल पोर्शन है, एपिकल पोर्शन में क्या होगा, एपिकल पोर्शन में जितने भी सेल होंगे वो सारे सेल क्या करेंगे, वहां पे ग्रोथ बढ़ जाएगा। अचानक से वो जो पर्टिकुलर पोर्शन है वहां पे जो सेल्स है ज्यादा अमाउंट में आ जाएंगे और वहां पे जो सेल्स का डिवीजन है वो फास्ट हो जाएगा, और जो बेसल फॉर्म है, जो नीचे का, जो ये ब्लैक कलर और ब्लू कलर आप देख सकते हो, जो ब्लू कलर है वो एपिकल फॉर्म है और जो नीचे के जो सेल्स है वो बेसल सेल है ना। तो ये यहाँ पे दो स्ट्रक्चर डेवलप होगा, जहां पे ज्यादा सेल्स बनेंगे, जो एपिकल पोर्शन है जहां पे ज्यादा सेल बनेंगे उसको हम बोलेंगे सेल्यूलर पोर्शन, है ना, क्या बोलेंगे, सेल्यूलर रीजन, और उसको नाम देंगे फीमेल प्रोथेलस। जो सेल्यूलर रीजन है उसको हम नाम देंगे फीमेल प्रोथेलस, और जो दूसरा रीजन है जो नीचे का, जो उसको हम स्टोरेज सेल भी बोलते हैं, है ना, इसको हम नॉन सेल्यूलर रीजन, मींस इसको हम बोलेंगे नॉन सेल्यूलर रीजन, और ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है उसको हम बोलेंगे स्टोरेज सेल। अब ये दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए वहां पे एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक पर्टिकुलर एक थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा जो डिफरेंशिएट करेगा किसको, सेल्यूलर और नॉन सेल्यूलर पोर्शन को, फीमेल प्रोथेलस और स्टोरेज सेल को जो डिफरेंशिएट करता है। और ये जो वॉल डेवलप हुआ है इसको हम बोलेंगे डायफ्राम। क्या बोलेंगे, डायफ्राम, इसको हम बोलेंगे डायफ्राम, ठीक है। और धीरे धीरे अब जो ये सेल्स है, ये सेल्स धीरे धीरे जैसे ही बढ़ रहे हैं तो वैसा ही साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा, है ना, वैसे ही साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ेगा, और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जैसे बढ़ता है तो धीरे धीरे ये वैक्यूल्स है वो वैक्यूल्स धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और ये पोर्शन पूरा, वैक्यूल्स गायब होके ये पूरा पोर्शन सेल से भर जाएगा, है ना। अब ये जो डेवलपमेंट हो गया, ये जो स्ट्रक्चर डेवलप हो गया जिसमें फीमेल प्रोथेलस और स्टोरेज सेल का फॉर्मेशन हो गया और ये वैक्यूल पूरा सेल से भर गया, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जब डेवलप होगा ड्यूरिंग दैट टाइम, इस वक्त इसका डिस्पर्जन होगा। ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं मेगास्पोर, ये मेगास्पोर का डिस्पर्शन अब होगा। अब इसके डिस्पर्शन होने के बाद, है ना, या नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि बिफोर डिस्पर्सल, है ना, इसमें आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, या नॉर्मली ये जो सेल्यूलर पोर्शन है जो फीमेल प्रोथेलस है, ये फीमेल प्रोथेलस में आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये डिपेंड करता है स्पीसीज वाइज, लेकिन अगर हम बोलते हैं ये स्ट्रक्चर में जैसे ही ये नॉर्मली इसका डिस्पर्सल होता है तो इसका जो एक्सोस्पोर है, एक्सोस्पोर और दूसरा जो मीसोस्पोर है, वो दोनों रप्चर हो जाएंगे और खाली रहेगा क्या, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर जैसा ही रहेगा वैसे ही नॉर्मली क्या होगा, जैसे ही ये
कोई पर्टिकुलर परफेक्ट जगह पे गिरता है, कोई ऐसी पर्टिकुलर पोर्शन के जो इसके लिए फेवरेबल है, इमीडिएटली वो जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देगा। और क्या क्या होगा, नॉर्मली जो फीमेल प्रोथेलस है वो फीमेल प्रोथेलस बाहर की तरफ आएगा और बाहर की तरफ आते ही वो क्या करेगा, राइजोइड का फॉर्मेशन कर देगा। और वो जो राइजोइड है वो धीरे धीरे सॉइल में या कोई भी जगह पे पेनिट्रेट हो जाएंगे और वहां से वो फिर वाटर और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। और न्यूट्रिशन क्यों चाहिए, तो जो डेवलपिंग आर्चिगोनिया है, जो आर्चिगोनिया फॉर्म होगा इसके अंदर, उसको और उसके अंदर जो डेवलप एग होगा वो एग को न्यूट्रिशन देने के लिए, या जो भी उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद जो एम्ब्रियो होगा उसको न्यूट्रिशन चाहिए उसके लिए, है ना। तो टू डेवलप वन इंडिविजुअल प्लांट ये चीज होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये चीज यहाँ तक ही है। नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम आर्चिगोनिया, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम आर्चिगोनिया कैसे फॉर्म होगा, यहाँ पे जो भी फीमेल प्रोथेलस है उसमें आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट कैसे होगा, और उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन और उसके बाद उसका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दूसरी चीज, है ना, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई नया वीडियो मैं डालता हूं, है ना, उसके बाद कई सारे टॉपिक्स के वीडियो मैं बनाने वाला हूं, अगर मैं वो नया टॉपिक नया वीडियो डालता हूं तो इमीडिएटली आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।